हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम MD-CAT बायोलॉजी क्विक रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के वन शॉट लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है उसको कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियो में कवर किया था और उसमें हमने बेसिक्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड नर्व इम्पल्स की जनरेशन का कंप्लीट टॉपिक कवर किया था। साइनेप्सिस तक हमने जो है वो पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हम यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं और इसकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हुए हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास नर्वस सिस्टम की जब बात आती है तो उसकी दो पोर्शंस या फिर दो डिविजन्स हम कह सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम की दो डिविजन्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको डिटेल में ये डिविजन्स दिखाई गई हैं, आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम मौजूद है नर्वस सिस्टम। और इसमें से हमें दो डिवीजन सबसे पहले मिलती हैं, एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन जो है ये आता है और यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बाकी जो कंप्लीट नर्व का नेटवर्क हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ये कंप्लीट नेटवर्क पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। यहाँ पर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर बाकी जितना भी जो नर्वस सिस्टम का पार्ट आप देखेंगे वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात आती है तो वो तो हमारा यहाँ पर मेन नर्वस सिस्टम है, मेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हमारे इसकी दो डिविजन्स आती हैं। इसमें हमारे पास एक तो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि इनवॉलेंट्री है और वो हमारे पास ऑटोमेटिक जिसे हम कह सकते हैं ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। जबकि दूसरा हमारे पास है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि हमारे वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स एंड हमारे वॉलेंट्री मसल्स। अब यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो फंक्शंस कर रहा होता है वो हमारी नर्व्स ही परफॉर्म कर रही होती हैं। अब यहाँ पर इसमें ग्लैंड्स एंड इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर रेगुलेट होते हैं, वो नर्व्स ही कर रही होती हैं। तो अब यहाँ पर इसमें जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके दो पोर्शंस आ रहे हैं, एक है सिंपैथेटिक एंड और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब यहाँ पर जो सिंपैथेटिक है ये एक्चुअली तब एक्टिवेट होता है जब हमारे पास कोई फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देना हो या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जबकि रेस्ट की हालत में यहाँ पर हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फंक्शन कर रहा होता है। अब यहाँ पर सोमेटिक के जो दो पोर्शन है वो सेंसरी एंड मोटर है। सेंसरी के अंदर हमारे पास सेंसरी इनपुट जैसे कि हमारे पास रिसेप्टर्स हैं या फिर जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, और दूसरे हमारे पास है मोटर जो कि रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये रिस्पॉन्स को डिफरेंट मसल्स और ऑर्गन्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये आउटपुट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो अब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसके दो जो है वो कंपोनेंट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। उसके बाद अब यहाँ पर हम ब्रेन को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो तीन लेयर्स पे मुश्तमिल है। उसकी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तीन लेयर्स की बनी हुई, उसे हम मेनिन्जीज कहते हैं और ये मेनिन्जीज इसकी तीन लेयर्स मौजूद हैं। तो ये तीन लेयर इससे ये प्रोटेक्टेड है और साथ में ऊपर जो है वो स्कल जो कि हमारा मेन स्केलेटन है वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब देखें स्कल जो है ये सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो मेनिन्जीज ये ब्रेन पर भी मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी ये मेनिन्जीज की लेयर मौजूद होती है। अब मेनिन्जीज की जो तीन लेयर हैं उसके नाम आपने याद रखने हैं, जैसे ड्यूरामेटर है, आर्कनॉइड एंड पियामेटर। तो ये तीन जो है ये हमारे पास इसकी लेयर्स हैं जो कि तीन मेनिन्जीज कहलाती हैं। अब इसके इसके अंदर बीच में जो वो एक तरह का फ्लूइड पाया जाता है और उस फ्लूइड का काम जो है वो कुशन या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है
और ये लुब्रिकेशन की वजह से ये फ्लूइड जो है ये लिम्फ लाइक फ्लूइड यहाँ पर मौजूद है। और ये दो लेयर्स के बीच में, इन लेयर्स के नाम आपने याद रखने हैं। ये सेकेंड एंड थर्ड लेयर के बीच में मौजूद है। सेकेंड जो है ये आर्चनॉइड एंड पायामेटर, इन दो जो है लेयर के बीच में ये CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी इसे कहते हैं। तो इसका नाम भी आपने याद रखना है। ये फ्लूइड लुब्रिकेशन एंड कुशन प्रोवाइड करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्कल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ड्यूरामेटर की जो लेयर है ये थोड़ी सी हार्ड होती है स्कल की तरह, लेकिन यहाँ पर जो आर्चिनॉइड एंड पियामेटर हैं ये हमारे पास थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। इनके बीच में एक तरह का फ्लूइड है, यहाँ पर ये फ्लूइड मौजूद है। और ये फ्लूइड जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर CSF। तो ये फ्लूइड यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर ब्रेन की जब हम बात करेंगे तो इसके हम कंप्लीट डिटेल में जो है वो ब्रेन को हमें पढ़ना है। ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड वेल डेवलप्ड ऑर्गन हमारी बॉडी का है। वेल डेवलप्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और ये क्रेनियम से प्रोटेक्टेड है। ब्रेन के ऊपर जो स्कल मौजूद है, जो क्रेनियम है, वो हमारे पास इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब क्रेनियम के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो बोन्स आती हैं उनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, जो कि आपने सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर पढ़ा। सो इट हैज़ 3 पार्ट्स। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो ये 3 पार्ट्स हैं। तो हर पार्ट के जो है वो अपने फंक्शंस हैं, उनके अंदर भी छोटी डिविजन्स आती हैं, छोटे पार्ट्स आते हैं। तो फोर ब्रेन को जब हम देखते हैं तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। और इसके भी 2 हमारे पास पार्ट हैं, एक है टेलेनसेफ्लॉन एंड एक है डायनसेफ्लॉन। तो देखें फोर ब्रेन जो है ये बहुत ही बड़ा पार्ट है और इसमें यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा मेजर पार्ट यहाँ पर जो है वो इतना ये हमारे पास हिस्सा ब्रेन का ये फोर ब्रेन के अंदर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर मिड ब्रेन और उसके बाद हाइंड ब्रेन जो है वो आता है। तो सबसे बड़ा पार्ट ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के जो 2 हमारे पास पार्ट्स हैं, डिवीजन हैं, वो टेलेनसेफ्लॉन एंड डायनसेफ्लॉन है। सो टेलेनसेफ्लॉन की जब हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली बाहर का जो आउटर आपको जो मैटर दिखता है ये हमारे पास टेलेनसेफ्लॉन है। और ये टेलेनसेफ्लॉन 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर के अंदर हमें दिखता है। तो 2 सेरिब्रल हेमीस्फीयर जो है वो इस तरह से हमारे पास मौजूद हैं, एक ये है, एक इसके पीछे जो है वो मौजूद होगा। 2 जो है वो हेमीस्फीयर्स यहाँ पर हैं और वो दोनों आपस में कॉर्पस कॉलोसम के ज़रिए से कनेक्टेड हैं। ये एक्चुअली बैंड ऑफ एक्सॉन होता है जो कि यहाँ पर ब्रेन में यहाँ पर एक हेमीस्फीयर से दूसरे हेमीस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ये एक्सॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन के जो है वो एंडिंग्स होते हैं जो इस तरह से आ रहे होते हैं और यहाँ पर जो है वो इनके दोनों हेमीस्फीयर के बीच में कनेक्शंस को बना रहे हैं। तो ये हमारे पास कॉर्पस कॉलोसम कहलाता है। अब यहाँ पर ब्रेन को जब आप देखेंगे तो डिटेल में आपने इसका स्ट्रक्चर लाजमी से देखना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स जो है वो इनके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आप ये फ्रंटल लोब और ये पैराइटल लोब ये आप देख रहे हैं, ये किसके पार्ट्स हैं, ये इन हेमीस्फीयर्स के ही पार्ट हैं। तो ये यहाँ पर इसका जो आउटर पार्ट है ये आपके पास कॉर्टेक्स कहलाता है। और ये कॉर्टेक्स जो है ये एक तरह का ग्रे मैटर यहाँ पर मौजूद है और ये टेलेनसेफ्लॉन का हिस्सा है। तो उसके बाद हाइपोथैलेमस, थैलेमस और यहाँ पर जो बाकी के पार्ट्स जो आ रहे हैं ये पार्ट्स हमारे पास जो है ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर आ रहे हैं। नहीं, ये यहाँ पर ये भी जो है ये हमारे पास फोर ब्रेन के अंदर ही आते हैं, लेकिन मिड ब्रेन के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन और बाकी के नीचे वाले जो पार्ट्स हैं ये हाइंड ब्रेन के अंदर आते हैं। ये नाम आपने जो है वो लाजमी से याद रखने हैं। अब यहाँ पर जो आउटर ग्रे मैटर है वो आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। किसका है ये पार्ट, ये हमारे पास हेमीस्फेयर्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो हेमीस्फेयर का जो आउटर पार्ट है वो ग्रे मैटर है, तो इनर पार्ट हमारे पास वाइट मैटर होगा। तो यहाँ पर जो आउटर पार्ट है वो ग्रे मैटर और वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो है वो 4 लोब्स हैं और जिसमें हमारे पास जो है वो सेंट्रल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक है और इस मिस्टेक को यहाँ पर देखें, ये सेंट्रल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास फ्रंटल होता है। तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, तो ये 4 जो लोब्स हैं ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 4 लोब हैं। मतलब कि 4 पार्ट्स हैं जो कि मतलब कि उनके अंदर थोड़ी सी डिविजन्स आपको दिखती हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको अलग अलग पार्ट के नाम दिए गए हैं।
लेकिन ये जो है वो लोकेशन की बुनियाद पे ये नाम है, क्योंकि ये यहाँ पर जो ऊपर मौजूद स्केलेटन होता है उसको भी हम यही नाम दे रहे होते हैं, यही बोन्स के नाम होते हैं। कंट्रोलिंग द interpreting the information of higher mental activities like intelligence, रीजनिंग, मेमोरी। यहाँ पर क्योंकि ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, तो इसमें जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये हमारी रीजनिंग जो है वो देता है। यानी कि हम जब भी कोई चीज़ सोच रहे हैं या कोई चीज़ हमारे पास कोई सेंस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ये कंट्रोल करता है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जहानत और हमारी मेमोरी को ये कंट्रोल कर रहा होता है। देखें, यहाँ पर मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी याददाश्त है उसको ये कंट्रोल नहीं कर रहा, उसके लिए हमारे पास एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरीज जो भी हैं, जैसे आपने रात को क्या खाना खाया, या फिर अभी आप कहाँ जा रहे हैं और अभी किसी ने आपको कोई काम दिया है करने को, तो वो सारी मेमोरीज जो है वो आपकी यहाँ पर सेव होती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म जो मेमोरीज हैं वो एक दूसरे पार्ट के अंदर सेव होती हैं, तो वो दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पर ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन एरियाज़ हैं इसके। तो ये जो एरियाज़ हैं ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि सेंसरी जो है ये हमारे पास उस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन से आ रही है, उसको ये सेंसरी वाला पार्ट हैंडल करेगा। उसके बाद मोटर वाला पार्ट जो है वो क्या करेगा कि एक ऐसी इम्पल्स को भेजेगा जो जाकर मसल्स के पास कोई ना कोई रिस्पॉन्स को मतलब जनरेट करेगी। अब एसोसिएशन का पार्ट वो पार्ट है जो इस सेंसरी वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट देगा, और ये आउटपुट मोटर के ज़रिए से कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से यहाँ पर हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स के पास जाएगा, जहाँ पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये कुछ रीजन्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो कि यहाँ पर इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं। अब ये सारा जो पार्ट था ये टैलेंसेफ्रॉन था। डायनसेफ्रॉन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो मेजर पार्ट्स आते हैं, एक हमारे पास है थैलेमस और एक हमारे पास है लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम जो है ये खुद कोई पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है जिसके अंदर 3-4 पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब थैलेमस की जब हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे पास मेजर रिलाई सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन है। रिलाई सेंटर का मतलब है एक ऐसा पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को इस तरह से हैंडल करता है कि जितनी भी सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आ रही है सेंस ऑर्गन से, और जो मोटर इंफॉर्मेशन ब्रेन भेज रहा है इफेक्टर ऑर्गन्स को, वो सारी इंफॉर्मेशन ये जो है वो उसको सॉर्ट आउट करता है। मतलब कि उसको देखता है कि वो किस काम की है, ब्रेन के किस पार्ट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जानी है या फिर कहाँ से वो आनी है, तो वो सेंड टू हायर ब्रेन सेंटर फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन। तो वो ब्रेन की जो है वो मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन थैलेमस के पास आती है, और वो इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के किस पार्ट के अंदर जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये थैलेमस डिसाइड करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन का रिलाई सेंटर है। ये खुद किसी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं करता, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन को अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स के अंदर भेजता है। लिम्बिक सिस्टम, इसमें हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये 3 पार्ट्स आते हैं और इनके एप्रोप्रिएट अपने अपने फंक्शंस हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करता है और डिफरेंट जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हमारी बॉडी टेम्परेचर को एक लिमिट के अंदर रखना, या हमारी हंगर, हमें मतलब कि हमारी न्यूट्रिशन को मैनेज करना, हमारी थर्स्ट, हमारी प्यास को मैनेज करना। और साथ में प्यास क्यों लगती है, वाटर को बैलेंस करना होता है, इसलिए मतलब कि वाटर की बैलेंस को और रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को ये चलाता है। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑटोनॉमिक जो फंक्शंस हैं, जो खुद ब खुद ये जो फंक्शंस हो रहे हैं, ये सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। साथ में एमिगडाला, ये दूसरा पार्ट है जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है, और ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि बिहेवियर हमारा, वो भी ये कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि फीलिंग्स हमारी ही बिहेवियर का जो कारण होती हैं। अब यहाँ पर कुछ इमोशंस, जैसे कि इमोशन ऑफ फियर, हमें डर लगता है, हम किसी से हेट कर रहे हैं, लव, रेज या सेक्सुअल अराउजल जो है, मतलब कि सेक्स की जो फीलिंग है, वो सारी चीज़ें ये कंट्रोल कर रहा है एमिगडाला। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस।
हिप्पोकैम्पस ये सी हॉर्स शेप की वजह से इसका ये नाम पड़ा है। सी हॉर्स के इसकी शेप होती है, इसलिए इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। अब देखें ब्रेन के जो नाम हैं, जो शेप हैं उसके पार्ट्स के, वो आपने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो साइंटिस्ट को ही समझ नहीं आते। तो आप किस तरह से उनकी शेप से किस तरह से आप जानेंगे। तो मतलब कि उसको ज़्यादा आपने अभी ध्यान नहीं देना, आपका अभी रिवीजन का टाइम है। आप अपनी जो है वो मेन जो चीज़ें हैं उनको कवर करें। लॉन्ग टर्म मेमोरी को और लर्निंग को ये हिप्पोकैम्पस मैनेज करता है। देखें लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग किस तरह से, देखें लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है कि वो चीज़ें जो हमें लंबे समय तक याद रहें, वो सारी चीज़ें ये इसके अंदर सेव हो रही हैं। अब लर्निंग का मतलब क्या है, कोई चीज़ हम सीखते कब हैं, जब हम किसी चीज़ को याद रखते हैं तो वो सीखी हुई चीज़ हमें याद रहती है। तो वो सारी चीज़ें भी ये कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि हमने जो चीज़ सीख ली है इसका मतलब है वो हमारे हिप्पोकैम्पस के अंदर चली गई। मिड ब्रेन के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन है। रेटिकुलर फॉर्मेशन एक तरह की मतलब कि नर्व का नेटवर्क होता है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। और ये फॉर्मेशन जो है ये एक्सटेंड होती है फोर ब्रेन तक, मतलब कि फोर ब्रेन तक ये जाती है। ये मिड ब्रेन और फोर ब्रेन दोनों के अंदर ये फैली हुई है। और इसका काम ये है कि ये कुछ इमोशंस को कंट्रोल करती है, जैसे हमारी ये स्लीप को कंट्रोल कर रही है, या हमारी मसल टोन को कंट्रोल कर रही है, हमारी मसल्स को कंट्रोल कर रही है, हमारे सेक्सुअल अराउजल एंड हमारे कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रही है। मतलब कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, या खुद ब खुद जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस, छोटे छोटे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, वो यहाँ पर मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम जो है, ये तीन पार्ट हैं हमारे हाइंड ब्रेन और ब्रेन स्टेम के। ठीक है, तो हम देखें मिड ब्रेन का ये छोटा सा ही पार्ट है। मिड ब्रेन बहुत ही रिड्यूस्ड है हमारी ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ह्यूमन के अंदर मिड ब्रेन बहुत छोटा सा है। उसके बाद हाइंड ब्रेन आ जाता है, और ये थर्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स हैं, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हम आपने याद रखने हैं। और साथ में ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये ब्रेन स्टेम के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो ये मेडुला, हाइंड ब्रेन जो है ये एक्चुअली ब्रेन स्टेम ही है। तो ब्रेन स्टेम को अलग से पढ़ने की आपने ज़रूरत नहीं है। पोन्स अबव मेडुला, पोन्स एक्चुअली मेडुला के नीचे होता है, तो सॉरी अबव होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पर पोन्स का काम ये है कि ये स्लीप को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन भी स्लीप को कंट्रोल कर रही है, और यहाँ पर पोन्स भी स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस को कंट्रोल कर रहा है, और ब्रीदिंग पैटर्न को ये जो है वो मैनेज कर रहा है। मेडुला ये हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिस तरह से हाइपोथैलेमस कर रहा था। लेकिन ये कुछ दूसरे ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग रेट, बहुत ही जो वाइटल हैं, बहुत ही ज़रूरी जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस है वो ये मेडुला कंट्रोल कर रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हमारा स्वेलिंग, और ऐसे जो फंक्शंस हैं वो मेडुला कंट्रोल कर रहा है। सेरिबेलम जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी की मूवमेंट को ये कोऑर्डिनेट करता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। देखिए मूवमेंट कौन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे मसल्स। तो ये मसल्स हमारे मस्कुलर सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी का बैलेंस किस वजह से मेंटेन हो पाता है, और ये बैलेंस जो है ये हम खुद मेंटेन कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो हमारे ऑडियोटरी और विजुअल जो फंक्शंस हैं, हमारे आँखों को और हमारे कानों के जो फंक्शंस हैं वो भी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो उनको भी ये कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि इसको बैलेंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, मतलब कि सेरिबेलम को मूवमेंट एंड बैलेंस करना है हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से ये हमारे मस्कुलर और हमारे ऑडिटरी और विजुअल सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन के बारे में थी। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं। आप अगर इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो आपका ब्रेन का टॉपिक जो है वो इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, देखें ब्रेन से नीचे जाती हुई एक तार है, जो कि ब्रेन से सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रही है। ठीक है, तो ब्रेन से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से आएगी और बॉडी के अंदर फैलेगी। तो हम इस स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो बॉडी का मेजर हाईवे भी कहते हैं, कि ये सिग्नल्स का मेजर हाईवे है, जो कि जहाँ पे सिग्नल ट्रेवल करते हैं। और ये प्रोटेक्टेड है बैकबोन से। हमारी बैकबोन या वर्टिब्रल जो कॉलम है वो इसको प्रोटेक्ट करता है, और साथ में मेनिंजेस भी इसको कवर कर रही होती हैं। इसका जो आउटर है वो वाइट मैटर है, और इनर जो है वो ग्रे मैटर है। ठीक है,
तो ये बात आपने याद रखनी है। इसका बाहर का जो मैटर है वो वाइट मैटर है और अंदर जो है वो बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर आपको दिखता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन बात बताने लगा हूँ। देखिए जहाँ पर भी ग्रे मैटर होता है, ये बात आपने याद रखनी है कि देखें ग्रे मैटर थोड़ा सा डार्क है, वाइट से थोड़ा सा डार्क है। तो ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है और वाइट मैटर के अंदर क्या चीज़ होती है। तो जहाँ पर हमारी बॉडी, देखिए न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास है सेल बॉडी न्यूरॉन की जो कि है सोमा, और दूसरी हमारे पास है न्यूरॉन के एक्सॉन्स या फिर फाइबर्स, ठीक है। तो जहाँ पर भी जो ये सेल की बॉडीज़ हैं ये आ जाती हैं, तो वहाँ का जो रीजन होता है वो ग्रे मैटर होता है। और जहाँ पर भी ये एक्सॉन आ जाते हैं या फिर नर्व्स आ जाती हैं और या एक्सॉन आ जाते हैं, ये जो फाइबर्स हैं ये आ जाती हैं, तो वहाँ का जो मैटर है वो वाइट मैटर होता है। तो ये बात आप याद रखें। अब देखें यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंटर वाला रीजन है वो ग्रे मैटर है, तो इसका मतलब है सेंटर के अंदर क्या मौजूद है, सेल बॉडीज़ मौजूद हैं न्यूरॉन्स की। तो यहाँ पर जो ग्रे मैटर है, इनर ग्रे मैटर, उसके अंदर क्या मौजूद है, सेल बॉडीज़ ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो वहाँ पर सेल बॉडीज़ मौजूद हैं मोटर और इंटर न्यूरॉन की। जबकि सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज़ हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाई जाती हैं, एक तरह के गैंग्लिया के अंदर, ठीक है। तो गैंग्लिया भी कलेक्शन होता है सेल बॉडीज़ का, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल बॉडीज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स, ये हमारे पास सडन रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन के टॉपिक के अंदर देखा कि स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद इंटर न्यूरॉन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और सडनली इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो कि रिफ्लेक्सेस ही हैं उनको ये कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर डॉर्सल रूट कंटेन एक्सॉन ऑफ सेंट्रली न्यूरॉन एंड वेंट्रल रूट के अंदर यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखें एक सेंसरी जो न्यूरॉन्स जितने भी आ रहे हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब इंटर होते हैं तो वो किस रूट से होते हैं, वो डॉर्सल रूट से होते हैं, मतलब कि पीछे वाले रूट से वो सेंसरी न्यूरॉन इंटर हो रहे होते हैं। तो यहाँ से सपोज ये पीछे है, बैक साइड है, तो यहाँ से डॉर्सल साइड से ये सेंसरी न्यूरॉन होंगे, जितने भी होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन होंगे। और इसकी यहाँ पर देखें ये आपको गैंग्लिया दिख रहा है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ यहाँ पर ही मौजूद हैं और यहाँ से ये सिग्नल को जो है वो बाहर भेज रहे हैं। और ये वाला वेंट्रल रूट है, तो वेंट्रल साइड के अंदर क्या जा रही है, वेंट्रल साइड के अंदर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन जा रहे हैं। तो वेंट्रल साइड के अंदर मोटर न्यूरॉन और डॉर्सल साइड के अंदर क्या मौजूद है, सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं। और उनके मतलब कि एक तरह का कलेक्शन है, उसकी उसी वजह से उसको हम कंप्लीट एक रूट कह रहे हैं। तो रूट मतलब एक कलेक्शन होगा कंप्लीट। ऑल नर्व्स आर इंक्लूडेड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सारी नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हैं। यहाँ तक देखें स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो गया, तो अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे हैं और उनमें नर्व्स मौजूद जो हैं उनको पढ़ रहे हैं। नर्व्स जो है वो ब्रेन से अराइज होती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो देखिए नर्व्स के दो टाइप्स हैं, एक है क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हैं, ब्रेन से अराइज होती हैं, और बाकी सारी नर्व्स वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स ये 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर होते हैं, और ये हमारी ऊपर वाली बॉडी जो हेड वाला रीजन है उसके अंदर ये सारी नर्व्स जाती हैं। और इनके अंदर मेनली जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे ऊपर वाले रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे कि आपकी आँखों के जो न्यूरॉन हैं और आपकी जो आपके आँखें हैं, आपके कान हैं, और आपके टेस्ट का जो मतलब कि टंग है जो आपके पास, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सेंसरी हैं, ये सारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। तो इनसे सारी नर्व्स आ रही होंगी और ये सारी नर्व्स क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। तो इसके अंदर ऑप्टिक नर्व्स है जो आँखों से आ रही है, ऑडिटरी नर्व्स जो कानों से आ रही है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमारे नाक से आ रही है, और हमारी ज़बान से भी नर्व्स आ रही हैं। तो ये सारी नर्व्स जो है ये क्रेनियल नर्व्स हैं, और ये आपको पता है ये सेंसरी हैं। तो सारी नर्व्स यहाँ पर सेंसरी हैं। तो ऑल क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी नर्व्स। उसके बाद यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स हैं, और ये सेंसरी भी हो सकते हैं या मोटर भी हो सकते हैं। सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स ये दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब है स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स आ जाती हैं, जिनके अंदर सेंसरी भी मौजूद है और मोटर भी मौजूद हैं, क्योंकि हमारी स्किन ये हमारी हर जगह है, तो वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स तो हर बार आने ही होंगे। साथ में हमें रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना है, उसकी वजह से वहाँ से मोटर नर्व्स भी मौजूद होंगी।
तो अराइज फ्रॉम द डोर्सल एंड वेंट्रल रूट साइड रिस्पेक्टिवली। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल और वेंट्रल साइड से आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन हमने किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। सोमेटिक जो कि हमारा वॉलेंट्री है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज़ वॉलेंट्री ड्यू टू कॉन्शियस कंट्रोल। हम उसको कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए वो हमारे पास वॉलेंट्री है। और ये स्टिमुलेट करता है स्केलेटल मसल को। आपको पता है बॉडी के अंदर सिर्फ स्केलेटल मसल ही ऐसे मसल हैं जो वॉलेंट्री फंक्शंस करते हैं। तो इसका मतलब है सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करेगा और उसकी वजह से हम वॉलेंट्री फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और ये रेगुलेट करता है हमारी अंदर की कंडीशन को, इंटरनल कंडीशन को। स्मूथ और कार्डियक मसल जो है उनको ये कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये दोनों मसल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस करते हैं और यहाँ पर इन दोनों मसल्स को ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। तो अब यहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो स्ट्रेसफुल और एनर्जेटिक जो कंडीशंस हैं उनके अंदर ये अपना काम करता है और ऐसी कंडीशन के अंदर ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो रेस्ट के अंदर और लेजर के अंदर, मतलब कि खुशी या फिर सुकून वाला जो आपका कंडीशन है आपकी, उसके अंदर ये जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और बॉडी को उस तरह से ये चलाता है। बाकी इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपने देख लेना है कि कौन सी चीज़ें हो रही हैं किस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये आपने एक बार देख लेना है। उसके बाद हम चलते हैं रिसेप्टर्स पर। तो कुछ रिसेप्टर्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है आपकी बॉडी आपके बुक के अंदर, सॉरी। सेल रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर जो कि हमारी नाक के अंदर मौजूद है। तो स्मेल के जो रिसेप्टर्स हैं या फिर ऑल्फैक्शन के जो है वो हमारे कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि स्मेल जो है वो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होते हैं और इनको हमें डिटेक्ट करना होता है। ये रिसेप्टर्स हमारी नेसल एपिथेलियम जो मौजूद है हमारी नाक के अंदर, नोज़ के अंदर जो नेसल एपिथेलियम है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। तकरीबन 10 टाइप्स के ये रिसेप्टर, सॉरी 1000 टाइप्स के ये रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि ये हमें डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस को हमें रिसीव करना है, उनको हम स्मेल कर पाएँ। 1000 टाइप के डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस हमारे इन रिसेप्टर्स पर बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे रिसेप्टर्स भी इतने टाइप्स के होंगे। तो नेसल म्यूकोसा जो है वहाँ पर एक्सॉन्स मौजूद होते हैं ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन के, और वो प्रोजेक्ट होते हैं डायरेक्टली इनटू द सेरिब्रम, क्योंकि ये न्यूरॉन जो है ये कहाँ पर मौजूद है, नेसल एपिथेलियम के अंदर। नेसल एपिथेलियम वहाँ से क्या होगा कि एक्सॉन जो है वो एक्सॉन डायरेक्टली हमारे पास जाते हैं, कहाँ पे इंफॉर्मेशन को लेकर डायरेक्टली सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच रही होती है अल्टीमेटली हमारे ब्रेन तक, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये म्यूकस मौजूद है, यहाँ पर कोई ना कोई सब्सटेंस आएगा और ये यहाँ पर आकर इन डेंड्राइट्स पर आकर जो है वो रिसेप्टर्स पर बाइंड होगा, और यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ से जो है ये न्यूरॉन जाएंगे और यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ये जो दूसरे न्यूरॉन है ये इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली ले जाएंगे। इसके जो एक्सॉन है ये डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म होता है। टेस्ट रिसेप्टर ये बहुत ही सिंपल है कि इसके अंदर हमें 10,000 टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स हमारी मौजूद हैं। टेस्ट बर्ड जो है वो एक तरह का हमारे पास रिसेप्टर के कलेक्शंस होते हैं जो हमारी टंग के अंदर मौजूद हैं, और ये मॉडिफाइड सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। निप्पल लाइक प्रोजेक्शन के अंदर ये अरेंज्ड होते हैं और उनको हम पेप्लाई कहते हैं। तो पेप्लाई के अंदर ये टेस्ट बड अरेंज हैं और डिफरेंट टाइप के टेस्ट ये जो है वो हमें देते हैं। हम 4 टाइप के बेसिक टेस्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हम हमारी टंग से जो है वो हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं, जैसे स्वीट है, सोर है, साल्टी है, बिटर है, उमामी है। ये कुछ टेस्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, जो हम हमारी टंग से परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद हैं टच रिसेप्टर्स, ठीक है। तो टच रिसेप्टर हमारी स्किन के अंदर डिफरेंट टाइप के मकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये मकेनो रिसेप्टर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर मीजनर्स कार्पसल्स है जो कि टच रिसेप्टर्स हैं हमारे
हेयरलेस सरफेसेस के, ऐसे सरफेसेस जो जहाँ पे हेयर मौजूद नहीं है। जैसे हमारी हाथ है, हाथ की जो उंगलियां हैं, पाम हैं और निपल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और वो हेयरलेस सरफेसेस हैं, वहाँ पर जो है ये मौजूद होते हैं और वहाँ पर ये टच की सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मार्कल्स डिस्क, जो कि स्किन पर मौजूद है और साथ में रेफिनीज जो है ये कार्पसल्स हमारे मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स हैं जो डर्मिस के अंदर सेंस ऑफ टच परफॉर्म करते हैं और ड्यूरेशन और उसका एक्सटेंट, मतलब कि कितनी देर तक वो टच हमें हो रहा है और कितने एक्सटेंट तक वो हमें टच हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दो हमारे पास रिसेप्टर्स परफॉर्म करते हैं, मार्कल्स डिस्क एंड रेफिनीज कार्पसल्स। ठीक है, तो ये दो हमारे पास टच के दो रिसेप्टर्स हैं। उसके बाद है पेसिनियन कार्पसल जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करता है और नोसिसेप्टर्स जो है ये पेन को डिटेक्ट करते हैं, पेन की परसेप्शन करते हैं। अब यहाँ पर ये जो फिगर्स हैं आपको जो इनके दिखाए गए हैं ये किसी काम के नहीं है, इनको आपने जस्ट एक तरह की फिगर समझना है। अब आगे वाले जो टॉपिक हैं इनके अंदर आपके पास जो डिसऑर्डर्स हैं नर्वस सिस्टम के वो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखने हैं। यहाँ पर जो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स है नर्वस सिस्टम पर, इसको भी थोड़ा सा आपने देख लेना है, लेकिन इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है क्वेश्चन बनने के। एंडोर्फिन्स जो है ये हमारी बॉडी के, हमारे ब्रेन के खुद के केमिकल्स होते हैं जो हमें पेन रिलीफ करवाते हैं। पेन रिलीफ देखें कब होता है, पेन तब रिलीफ होता है जब हमारी न्यूरॉन के बीच की जो साइनेप्सिस है वो ब्लॉक हो जाती है। देखें पेन को हमें अगर परसेप्शन नहीं चाहिए पेन की, तो हमें किसी न किसी पेन की साइनेप्सिस को ब्लॉक करना होगा। तो ब्रेन के खुद के कुछ केमिकल्स होते हैं जो ये साइनेप्सिस को ब्लॉक कर देते हैं और ये साइनेप्स पेन की जब ब्लॉक हो जाएगी तो हमें पेन की परसेप्शन नहीं होगी। तो ये एंडोर्फिन खुद ब्रेन से रिलीज़ हो रहे होते हैं। नारकोटिक्स कुछ ऐसे ड्रग्स हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, हमें यूफोरिक इफ़ेक्ट्स देते हैं या एंटी एंजाइटी, हमारी एंजाइटी को ख़त्म करते हैं, हमें पेन से रिलीफ करवाते हैं या हमें यूफोरिक इफ़ेक्ट्स का मतलब है कोई हैप्पी इफ़ेक्ट या कोई हमें प्लेजर इस तरह की देते हैं जिस तरह से हम उसको बार बार यूज़ करें या हम हमारे नर्वस सिस्टम को खुद ब खुद स्टिमुलेट कर रहे होते हैं इस तरह से। सो नीचे दिए गए जितने भी हमारे पास ये ड्रग्स हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ये सारे नारकोटिक्स हैं। तो इनका फंक्शन सभी का यही है, आपने जस्ट इनको इनके नाम याद रखने हैं। जैसे हीरोइन है, ये वाइट पाउडर होता है और यूफोरिक इफ़ेक्ट्स देता है। ये और ओपियम पॉपी प्लांट से ये हमें ऑब्टेन होता है। जो कैनाबिस है, ये कैनाबिस प्लांट से हमें मिलता है, ड्राइड फॉर्म के अंदर भी मिलता है और हमें जो है वो यूज़ करना होता है ड्राई फॉर्म के अंदर, और ये जो है यूफोरिक इफ़ेक्ट्स देता है हमें। उसके बाद निकोटीन जो है ये हमारे टोबैको प्लांट से हमें हासिल होता है, उसका एक अल्कलॉइड है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल जो है हमारे मूड और बिहेवियर को चेंज करता है और ये आपको पता है अल्कोहल जो है वो इथेनॉल हम यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन से हमें मिलता है या जिसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो उसके बाद है इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स जो है वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो वॉलेटाइल हैं, मतलब कि वो इजीली एयर के अंदर वो वेपर्स के फॉर्म में चल रहे होते हैं और हमें बार बार स्मेल के अंदर आ जाते हैं बार बार और वो हमारे ब्रेन पर असर करते हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस वो निकल रहे होते हैं। जैसे आपके पास नेल पॉलिश अगर मौजूद है तो उसके अंदर से ऐसे सब्सटेंसेस निकल रहे हैं, आप परफ्यूम लगा रहे हैं तो उसके अंदर से ऐसे सब्सटेंसेस निकल रहे हैं। ड्रग एडिक्शन क्या है कि ड्रग को हम रिपीटेड यूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ रिपीटेडली करते हैं और हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है वो लूज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें बार बार डिज़ायर होता है उसी बार बार ड्रग्स लेने का। वो डिज़ायर जो है वो जाता नहीं है, इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रग की एडिक्शन, मतलब कि ड्रग की आदत हो गई है उसको। उसके बाद है ड्रग टॉलरेंस, मतलब कि लॉस ऑफ एफिशिएंसी। जब एक ड्रग को आप बार बार लेते हैं तो वो ड्रग अपनी एफिशिएंसी को लूज़ कर देती है और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डोजेज़ उसके लेने पड़ते हैं वही सेम तरह का इफ़ेक्ट को लाने के लिए। मतलब कि जो ड्रग्स आप फर्स्ट टाइम लेते हैं उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और रिपीटेड यूजेज की वजह से उसका इफ़ेक्ट जो है वो उस ड्रग का कम होता रहता है आपके ऊपर, तो इसको ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं।
हमारे पास वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं जो ब्लड वेजल्स की वजह से हो रहे हैं, और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को अगर इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। जैसे कि स्ट्रोक है, ब्रेन के अंदर ये स्ट्रोक होता है या फिर डिफरेंट जगह पे हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेन के अंदर हो रहा है तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। किसी भी वजह से अगर ब्रेन के ब्लड सप्लाई के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो, या मतलब कि ब्रेन तक अगर ब्लड ठीक से ना पहुंचे तो ये ब्रेन स्ट्रोक कहलाता है। इसके वजह से जो है वो ब्रेन के टिश्यूज़ डैमेज होते हैं। और ये क्यों होता है ब्रेन स्ट्रोक? ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से होता है। और इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट ये है कि आप एंटीकोगुलेंट को यूज़ करें और प्लेटिलेट इनहिबिटर को यूज़ करें। मतलब कि प्लेटिलेट अगर नहीं होंगे तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो वहाँ पर हमें स्ट्रोक से बचा जा सकता है। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है तो फिर आप एमडीकेट के स्टूडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पहले से इंटर के अंदर पढ़ चुके होंगे। हेमाटोमा क्या है? एक मैसिव ब्लड क्लॉट है जो ब्रेन के अंदर होता है, और ये हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है? तो मैसिव क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड का एक बड़ा सा क्लॉट बन जाता है जिसे हेमाटोमा कहते हैं। और ये जो है ब्रेन के अंदर जब हो जाता है तो ये हमारे पास एक ब्रेन का डिसऑर्डर हो जाता है। इसकी वजह से हमें जो है लॉस ऑफ कॉन्शियस यानी कि बेहोशी हो जाती है, हमें कन्फ्यूजन होती है, झटके आ जाते हैं, सीजर्स यानी कि झटके, और सर्जरी यहाँ पर करनी पड़ती है, या फिर हम इस क्लॉट को रिमूव करें बाय ट्रीटमेंट तो ये इससे ट्रीट किया जा सकता है। मतलब कि एक ही चीज़ के अंदर देखें सारी, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, उसके कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं और उसकी डेफिनेशन, उसका काज बता रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है। इन्फेक्शस डिसऑर्डर्स क्या हैं? वो डिसऑर्डर्स हैं जो किसी बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रोब की वजह से हो रहे हैं, तो वो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं। मेनिंजाइटिस जो है ये हमारे पास मेनिंजीज की बीमारी है। इन्फ्लामेशन हो जाती है मेनिंजीज के अंदर। CSF जो है वो कॉमनली हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, और ये वायरस की वजह से होती है, कभी कभी ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है। तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है इसको अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो उसको एंटीबायोटिक की वजह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाकी जो वायरल है उसकी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है इंसेफेलाइटिस, ये भी एक तरह की इन्फ्लामेशन है जिसके अंदर टिस आ रहा है, ये सारी इन्फ्लामेशंस हैं, ठीक है? तो ये इन्फ्लामेशन है ब्रेन के अंदर, और ये वायरस की वजह से हो रही है। और ये जो है इसकी वजह से हमें हेडेक होता है, वीकनेस होती है, डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब है हमारी मेमोरी लॉस हो जाना, या फिर हमें हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाना। और इसकी अर्जेंटली वो है वो हमें ट्रीटमेंट करनी होगी, जिसकी वजह से हम उसको रिलीव कर सकते हैं। अर्जेंटली ट्रीटमेंट इसका क्या है वो यहाँ पर नहीं बताया हुआ बुक में। वैसे अर्जेंटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको जस्ट इसके जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करना होगा। सिम्टम्स इसके क्या हैं? वीकनेस को ख़त्म करना होगा, डिमेंशिया जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जानी चाहिए, और हेडेक जो है वो इसको ख़त्म करना होगा, ठीक है? तो बाकी इसका इंसेफ्लाइटिस का कोई इलाज नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स पर आते हैं। ये जो है वो ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर अगर बिगड़ जाए तो वो हमारे पास स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है, जिसमें ट्यूमर आता है। ट्यूमर के अंदर एब नॉर्मल ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से या रेडिएशंस की वजह से हो जाता है। म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि सेल के जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ करने लगता है एब नॉर्मली और अनकंट्रोलेबली, ठीक है? तो इसकी वजह से हमें हेडेक होता है, झटके आते हैं, सीजर्स आते हैं, पैरालिसिस होता है, और डेथ भी हो सकती है ट्यूमर के अंदर। ट्यूमर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो डेथ भी हो सकती है। ट्यूमर के जो है वो ट्रीटमेंट मौजूद हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, केमिकल्स की वजह से थेरेपी, और साथ में सर्जरी। सर्जरी से जो है वो डायरेक्टली ट्यूमर को निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी हैं। अब यहाँ पर फंक्शनल डिसऑर्डर पे आते हैं। इसमें जो है वो हेडेक जो है वो ब्रेन का, ये क्या है? ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है वो हमारी बॉडी के अपर साइड पे पेन होता है, हमारे हेड के अंदर
डिफरेंट जगह पे कहीं पे आँखों पे भी पेन हो रहा होता है और हमारे कानों पर डिफरेंट जगह पे जो है ये हेडेक होता है। अब ये हेडेक जो है वो क्यों हो रहा है, सर दर्द क्यों हो रहा है, इसका कोई भी काज हो सकता है। आपको ब्रेन की अगर कोई भी बीमारी हो गई या ब्रेन के अंदर कुछ भी हो रहा है, आपको हेडेक जो है वो हो जाता है। और हेडेक इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, इसके टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टाइप्स ऑफ हेडेक हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो वो हमारे पास सेकेंडरी है, क्योंकि मेन काज हमारे पास इन्फेक्शन है। और दूसरा हमारे पास क्रेनियल होता है, जो कि क्रेनियल नर्व की इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, तो वो भी हेडेक है। तो ये डिफरेंट टाइप के हेडेक है, आपने बुक में इसकी डिटेल्स पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो डी जनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। डी जनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर आपकी अल्जाइमर आ जाती है, जो कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी है। किस वजह से होती है ये हमारे पास लॉस ऑफ मेमोरी प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन किस वजह से हो रही है वो देखें। ये हमारे पास जीन्स की वजह से होती है और वो जीन्स इनहेरिटेड होते हैं, मतलब कि वो पेरेंट्स से वो जीन्स आ रहे हैं और उन जीन की वजह से ये अल्जाइमर हो रही है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये माइल्ड टू सीवियर डिमेंशिया के करवा देता है हमें, मतलब कि इसके अंदर सीवियर डिमेंशिया भी हो सकती है। हमारी जो याददाश्त है वो बिल्कुल ही जा सकती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ रहे हैं और डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं। दूसरी डीजनरेटिव चेंजेस जो है डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स जो है वो हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ है। और ये पार्किंसन डिजीज़ जो है ये ब्रेन के अंदर डैमेज हो जाता है। क्या डैमेज हो जाते हैं, डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और डोपामिन की कमी की वजह से ये होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो आई होप यहाँ पर स्टॉप है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। देखिए, मैं कितना भी शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी लाजिम कवर होनी चाहिए। आपको इस 1 घंटे की क्लास के अंदर जो है वो आपको होपफुली कोई वैल्यू मिली होगी, और ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ये आपने देख लेनी है, ठीक है। बिल्कुल ही आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं आ रही, सो यू आर नॉट रियली प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।